अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्तों अगर आपने रोमानिया का वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा अप्लाई कर दिया है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ आ गया है एम्बेसी इंटरव्यू का। दोस्तों ये सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर की गेम नहीं होती। आज का रोमानिया एम्बेसी के अंदर एम्बेसडर बहुत से हिडन माइंडसेट क्वेश्चन भी पूछ रहा है जो आपका वीज़ा रिजेक्ट करवा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एम्बेसी का सीन, एम्बेसी के अंदर पूछे जाने वाले तमाम जो हिडन माइंडसेट क्वेश्चन होते हैं और जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया था जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने उस वीडियो के अंदर आपको हर चीज़ बताई थी कि किस तरह से हम एम्बेसी के अंदर एंटर हुए थे, मुझसे उसने कौन कौन से सवाल पूछे थे। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो एक दफ़ा देख लेना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एम्बेसी इंटरव्यू का सीन। एक हॉलनुमा कमरा, सामने एक फॉरेन ऑफिसर लैपटॉप के साथ शीशे के दूसरी जानब बैठा हुआ। 10 से 15 मिनट का टाइम आपसे मिलने के लिए आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस या कन्फ्यूजन ये डिसाइड करेगा आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप होगा या फिर वीज़ा रिजेक्ट होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट एम्बेसी रियली वांट, कि एम्बेसी आकर चाहती क्या है। दोस्तों एम्बेसी सिर्फ जो है ना वो ये नहीं देखती आपकी डिग्रीज, आपके डॉक्यूमेंट्स देखती है, लेकिन आपका जो वीज़ा होता है वो इन पर डिपेंड नहीं करता। एम्बेसी जो देखती है वो आपका बिहेवियर, आपका प्लान और आपकी इंटेंशन देखती है। उनको इस चीज़ का कंफर्म करना होता है कि इस बंदे का जिस बंदे का हम इंटरव्यू ले रहे हैं या जिस बंदे का रोमानिया ने कि गवर्नमेंट ने, रोमानियन कंपनी ने वर्क परमिट इशू किया है, इसने रोमानिया जाके स्टे करना है, वहाँ पे काम करना है या फिर रोमानिया को एज अ गेट वे यूज़ करके किसी और कंट्री में मूव करना चाहता है। उनको इस चीज़ का कंफर्म करना होता है। तो इसलिए जब भी वो इस तरह से के क्वेश्चन पूछे तो आपने कॉन्फिडेंस होके उनको आंसर देना है। अच्छा दोस्तों इसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक आता है कि एम्बेसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वर्क वीज़े के या स्टडी वीज़े के, तो इनमें मैंने कई जो पहले ही एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू हो चुके हैं उनमें उनसे क्वेश्चन दिए हैं जो काफ़ी दफ़ा रिपीटेड हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए एम्बेसी के अंदर वो सारे मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो इनके जो आंसर हैं अगर वो मैं यहाँ पे दूंगा तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए इनके जो मैंने आंसर हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ पर आपको इनके जो आंसर हैं वो मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर वो आपको आंसर ना पसंद आए तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, डिटेल वीडियो, तकरीबन 1 घंटे की वीडियो थी, जिसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन बताए कि एम्बेसी के जितने भी एम्बेसी के अंदर पूछे गए हैं या जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनके मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों मैंने बताए थे वहाँ पे। तो आप कोशिश करना अगर आपको जो वेबसाइट पे क्वेश्चन है अगर आपको वो अच्छे लगें तो आप वो याद करना, नहीं तो जो पिछली वीडियो है आप वो देख रहे हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसमें जो पहला सवाल आता है वो ये है कि वाई डू यू वांट गो टू रोमानिया, कि आप रोमानिया क्यों जाना चाहते हो। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मुझसे भी जो मेरा इंटरव्यू हुआ था मुझसे भी पूछा गया था और कई लोगों से ये पूछा जाता है कि वाई नॉट द यूके, जर्मनी और कनाडा, कि आप यूके, जर्मनी और कनाडा क्यों नहीं जाना चाहते। ठीक है, या फिर वो इस तरह पूछ सकता है कि वाई यू नॉट चूज़ स्पेन, जर्मनी, इटली, ठीक है, या शेंजन जोन, कि आपने उनका इंतखाब क्यों नहीं किया, आप रोमानिया क्यों जाना चाहते हो। वो ये क्वेश्चन भी पूछ देता है और कई दफ़ा उसने पूछा भी है ये। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट रोमानिया, कि रोमानिया के बारे में आप क्या जानते हो। इसके बाद चौथे नंबर पे क्वेश्चन आता है कि डू यू हैव एनी रिलेटिव और फ्रेंड इन रोमानिया, कि रोमानिया के अंदर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर है। इसमें अगर आपका है, मैं बार बार आपको कहता हूँ, अगर आपका कोई है भी रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर या दोस्त, उसका आपने नहीं बताना होता इन्हें, उसका आपने सिंपल इसका यही आंसर देना होता है कि नो। इसके बाद क्वेश्चन आता है 5 नंबर पे, हु स्पॉन्सरिंग योर ट्रिप, कि आपकी जो ट्रिप है, आपका जो वर्क वीज़ा है या आपका स्टडी वीज़ा है, उसका जो इस तरह करने के फाइनेंस जो सपोर्ट है वो कौन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर पे क्वेश्चन आता है व्हाट विल यू डू इफ़ योर वीज़ा इज़ रिजेक्टेड, कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो फिर आप क्या करोगे। इसके बाद 7वें नंबर पे क्वेश्चन आता है कि हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अ शेंजन वीज़ा बिफोर, कि इससे पहले आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई किया है। तो दोस्तों अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया और आपने नया भी पासपोर्ट बनवा लिया है तो उसका आपने उन्हें ओरिजिनली बताना कि आपने अप्लाई किया था और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उनको एम्बेसी के अंदर हर चीज़ का उन्हें पता होता है कि इस बंदे ने पहले अप्लाई किया है, वीज़ा इसको मिला है या रिजेक्ट हो, हर चीज़ को उन्हें इल्म होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि एम्बेसडर के आगे जाके झूठ नहीं बोलना।
इसके बाद 8वें नंबर पर क्वेश्चन आता है कि डू यू प्लान टू स्टे इन रोमानिया परमानेंटली, कि आपका कोई प्लान है रोमानिया के अंदर परमानेंट स्टे करने का। तो इसका भी जो ओवर कॉन्फिडेंस होकर बताते हैं ना कि मैं वहाँ पे रोमानिया के अंदर परमानेंट स्टे करूँगा, वहाँ की पीआर दूँगा, रोमानिया का पासपोर्ट दूँगा, नेशनैलिटी दूँगा, शादी करूँगा, या वहाँ पे अपना घर दूँगा, या अपना बिज़नेस करूँगा, तो इस तरह आपको वीज़ा जो है वो नहीं मिलता। आपने सिंपल यही बताना होता है कि जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट है एम्बेसी कंपनी के साथ, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और इसके अलावा जितनी आपकी एजुकेशन है, 4 साल की एजुकेशन है या 2 साल की एजुकेशन है, आपने अपना टाइम पीरियड बताना होता है कि मैं इतना वहाँ पे स्टे करूँगा, इसके बाद वापस अपनी होम कंट्री आ जाऊँगा। इसके बाद 9वें नंबर पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर प्लान आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी वर्क या वर्क इन रोमानिया, कि जब रोमानिया में आपका जो वर्क है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या स्टडी कॉन्ट्रैक्ट है, स्टडी आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप क्या करोगे। तो इसके बाद 10वें नंबर पर क्वेश्चन आता है व्हाट विल यू डू इफ़ यू लूज़ योर जॉब इन रोमानिया। इसके बाद 11वें नंबर पर क्वेश्चन है कि वाई डिड यू चूज़ दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या कंपनी। ठीक है, इसमें कि आपने इसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया, ठीक है, अगर आप स्टडी वीज़े पे हैं, या फिर आपने इसी कंपनी में अपना वर्क परमिट क्यों अप्लाई किया। तो इसके बाद 12वें नंबर पे क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू मैनेज योर लिविंग एक्सपेंसेस इन रोमानिया। इसके बाद 13वें नंबर पे क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन रोमानिया। इसके बाद 14वें नंबर पे क्वेश्चन है कि आर यू मैरिड, इफ़ येस हु विल स्टे विद योर स्पाउस या किड्स, कि आर यू मैरिड, अगर आप तो अनमैरिड हैं तो आपने सिंपल अनमैरिड बताना है, और अगर आप मैरिड हो तो उसने आपसे पूछना है कि आपके जाने के बाद जब आप रोमानिया चले जाओगे तो आपके अगर बच्चे हैं तो उनका ख्याल कौन रखेगा, आपकी जो वाइफ है वो किसके बाद ठहरेगी, वो उस चीज़ का आपने बताना होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है 15 नंबर पे कैन यू स्पीक रोमानियन, कि क्या आप रोमानिया की ज़बान बोल सकते हो। इसके बाद 16वें नंबर पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर करंट प्रोफेशन, आपकी जो करंट प्रोफेशन है, आप अभी काम क्या करते हो, आपने वो बताना है, या आपकी क्वालिफ़िकेशन है स्टडी वीज़े पे है तो आपकी अभी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। इसके बाद 17वें नंबर पर क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट रोमानियन। इसके बाद 18वें नंबर पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग इन रोमानिया, कि रोमानिया के अंदर जो मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कितनी है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे मैंने एक वीडियो बनाई है, डिटेल वीडियो, जिसमें मैंने आपको फूड, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, ठीक है, इसके बाद ग्रोसरी बिल, हर चीज़ को मैंने आपको डिटेल से बताया, एक ग्राफ की शेप में मैंने आपको बताया। पिछली जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है उसमें मैंने रोमानिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में हर चीज़ बताई है। अगर आपने वो भी नहीं वीडियो देखी तो आप एक दफ़ा वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप रोमानिया वाकई जाना चाहते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद 19 नंबर पे क्वेश्चन आता है आर यू अवेयर ऑफ रोमानियन लॉज ऑफ फॉरनर, कि आप जानते हो कि रोमानिया में जो फॉरनर आते हैं वहाँ पे उनके जो कवानीन हैं उनके बारे में। इसके बाद 20 नंबर पे क्वेश्चन आता है डू यू इंटेंड टू वर्क वाइल स्टडिंग, ठीक है, इसके बाद यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है कि आपको डू यू इंटेंड टू वर्क वाइल स्टडिंग, कि आप स्टडी के दौरान आप काम करोगे। इसके बाद 21 नंबर पे क्वेश्चन है कि एनी फाइनल मैसेज फॉर द वीज़ा ऑफिसर, कि कोई आखिरी मैसेज वीज़ा ऑफिसर के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये 21 क्वेश्चन थे जो काफ़ी दफ़ा एम्बेसी के अंदर रिपीट हुए गए हैं। इसके अलावा आ जाते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या जो सिंपल जो हर बंदे को पता होते हैं। इनके जो आंसर हैं वो इनके मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक वेबसाइट का, वहाँ से आपको मिल जाएंगे इनके आंसर। अगर आपको वो पसंद आए, मैं फिर कह रहा हूँ वो पसंद आए तो आप वो याद कर दें। अगर वो आपको ना सही लगे तो इससे पहले मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी 1 घंटे की डिटेल वीडियो, जिसमें मैंने एम्बेसी के तमाम क्वेश्चन के बारे में बात की थी। आज से पहले जितने एम्बेसी में सवाल हुए हैं वो सारे उसमें मैंने डाले थे। अगर आपने वो वीडियो देखी तो आप वो वीडियो देख लें और वहाँ से अपने क्वेश्चन देख लें। फिर दोस्तों इसके बाद बात आती है कि एम्बेसी जजमेंट कौन से पॉइंट करती है। तो एम्बेसी आपके आंसर से ज़्यादा नोटिस करती है बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस विदाउट ओवर स्मार्टनेस। अब बॉडी लैंग्वेज यानी कि जब बंदा उसके एम्बेसडर से बात कर रहा हो तो उसकी बॉडी जो है ना वो एक होता है ना, जिसमें जैसे बंदा कंफ्यूज होता है ना, हाथ ऊपर नीचे, कभी वो अपने सर को हाथ लगा रहा है, कभी वो अपने चेहरे को लगा रहा है या बाजू को पकड़ रहा है। ठीक हो गया, वो इस तरह से बॉडी लैंग्वेज आपकी
इस तरह स्टिल होनी चाहिए लाइक ए जेंटलमैन। ठीक हो गया। इसके बाद आता है आई कांटेक्ट, कि जब भी आपने एम्बेसडर से बात करनी है, वो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे, आपने आई कांटेक्ट को मेंटेन रखते हुए, आप जो उसकी आंखों में देखते हुए आपने हर क्वेश्चन का आंसर देना। जो वो पूछे आपने आई कांटेक्ट जो है ना वो नहीं छोड़ना। इसके बाद पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मुराद है कि बंदे जो है वो इतने पढ़े हुए भी नहीं होते, और हमारी वैसे भी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सेकंड आ जाती है, फर्स्ट हमारी पंजाबी उर्दू आ जाती है, तो इस तरह हमें ज़्यादा बोलने भी नहीं आती इंग्लिश। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हमारा इंटरव्यू हो, चाहे रोमानिया का हो या किसी भी एम्बेसी का इंटरव्यू हो, हमें पहले कम अज़ कम जो है ना वो प्रैक्टिस इसकी करनी चाहिए। बंदे प्रैक्टिस करते नहीं हैं, वो जो इनके एजेंट्स होते हैं या एजेंसीज होती हैं वो इनको एक पेज दे देती हैं कि बस आपने ये क्वेश्चन याद करने हैं और जाके एम्बेसी में बोल आने हैं। और जब वो इससे हट के कोई वो जैसे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन पूछता है, तो फिर वो आगे से चुप कर जाते हैं। पहले सीधा बोलते हैं ठीक है, आगे से चुप, जैसे आड़ आड़ के कहते हैं ना, आड़ आड़ के बोलना, तो इस तरह से बंदे का जो वीज़ा होता है वो भी रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद आता है कॉन्फिडेंस विदाउट ओवर स्मार्टनेस, कि कॉन्फिडेंस आपने मेंटेन रखना है, कॉन्फिडेंस आपने नहीं छोड़ना है, और इसके अलावा आपने ओवर स्मार्ट जो है ना वो बनने की वहाँ पे कोशिश नहीं करनी। और जैसा कि वो पूछता है कि आप रोमानिया में परमानेंट स्टे करोगे, तो इसमें जो बंदा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा वो यही कह सकता है कि मैं यूरोप सेटल होने आया हूँ, मैं वहाँ की जो PR है वो लूँगा, वहाँ पे अपनी नेशनैलिटी लूँगा। ठीक है, वो ओवर स्मार्ट जब बनने की कोशिश करेगा तो उसका भी 100% जो वीज़ा है वो रिजेक्ट होगा। अच्छा दोस्तों, इसके बाद कुछ 5 टिप्स हैं जो अगर आप वाकई एम्बेसी और रोमानिया जाने के लिए सीरियस हो, तो आपने ये जो 5 टिप्स हैं वो याद रखनी है, अपने माइंड में आपने बिठा के रखनी है। कि सबसे पहले आता है कि प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, कि आपने जो प्रैक्टिस है वो शीशे के सामने खड़े होकर डेली करनी है इसकी इंटरव्यू की। ठीक हो गया। इसके बाद आता है कि प्रिपेयर 21 कस्टम आंसर, कि जो मैंने आपको 21 ये क्वेश्चन दिए हैं उनको आपने अपने माइंड के अंदर ऐसे ना फिट कर देना है कि जो आपको भूलने नहीं चाहिए। इसके 21 जो है इनके आंसर और क्वेश्चन आपने दोनों जो है ना वो इस तरह रट के जाने हैं वहाँ पे। इसके बाद आता है कि पॉइंट है कि ड्रेस नीट नॉट फैंसी, कि जो आपका ड्रेस है वो नीट होना चाहिए। शलवार कमीज़ में आपने नहीं जाना एम्बेसी के अंदर, और आपका जो ड्रेस है वो हमेशा नीट होना चाहिए, फैंसी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना लगना चाहिए कि बंदा एम्बेसी नहीं आया, ये बंदा किसी क्लब में आया या किसी पार्टी इंजॉय करने आया। ठीक है, आपका ड्रेस नीट होना चाहिए। और इसके बाद पॉइंट है कि डू नॉट लाई, आपने एम्बेसडर के सामने जाके झूठ नहीं बोलना, क्योंकि दे ऑलरेडी नो अलाउड, वो आपसे पहले वो जो है ना अगर आप उनके आगे झूठ बोल रहे हैं या जो भी करें, उनको हर चीज़ का पता होता है। क्योंकि एक तो जितना भी ये यूरोप का या शेंजन जोन का एरिया है, इनकी जो एम्बेसी होती है, इनमें अगर आपने किसी एक एम्बेसी में आप वीज़ा अप्लाई किया, आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, और दूसरी जो एम्बेसी होगी उनको पहले ही पता होगा। ठीक है, जब आपका पासपोर्ट नंबर वहाँ पे मारेंगे कंप्यूटर के अंदर, उनको पता चल जाएगा आपकी हिस्ट्री कि आपने पहले किसी भी शेंजन जोन में या यूरोप में वीज़ा अप्लाई किया या नहीं किया। तो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो आप सीधा उन्हें बताएं कि आपके कोई डॉक्यूमेंट मिस थे या कोई मसला बन गया कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो, यानी कि आप झूठ नहीं बोलना उनके। और इसके अलावा भी आपका जो डी फॉर्म होता है, जो वीज़ा फाइल के अंदर जो होता है, जो पहला होता है डी फॉर्म, जो पहले 4 पेजेस होती हैं, उनमें आपकी सारी हिस्ट्री जो है ना वो लिखी होती है। तो इसलिए आपने एम्बेसडर के आगे जाकर झूठ नहीं बोलना। इसके बाद आता है पॉइंट है कि कीप काम, नर्वस कैन कॉस्ट योर ड्रीम, ठीक है, कि आपने इजी हो के वहाँ पे इजी हो के कॉन्फिडेंस के साथ आपने वहाँ पे अपने जो आंसर हैं वो देने हैं, इजी हो के आपने बैठना है। कोई ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपके ऊपर प्रेशर है या कोई दबाव है, कि इजी हो के आप जो है ना वो आपने इंटरव्यू देना है और वहाँ पे एम्बेसी के अंदर बैठना है। और दोस्तों, अगर आप आज की इस वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो तो यकीनन आप रोमानिया जाने के लिए सीरियस हो, या आपका वर्क परमिट आ चुका है या आप वैसे प्लान बना रहे हो। इंशाल्लाह दोस्तों, इससे जो पहले मेरी वीडियोज़ हैं आप एक दफ़ा वो भी देख सकते हैं, उनसे आपको एक्सपीरियंस होगा कि वहाँ पे एम्बेसी के अंदर जाके किस तरह से आपने एम्बेसडर को से बात करनी है। क्योंकि मेन जो पार्ट होता है, हमारा वर्क परमिट भी इशू हो जाते हैं, हमारा जो ऑफर लेटर है वो भी इशू हो जाता है, जो मेन काम रह जाता है वो एम्बेसी इंटरव्यू कराया जाता है। क्योंकि एम्बेसी के अंदर जाके जो है ना वो बड़ों के जो है ना वो क्या कहते हैं वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, उनसे बोले नहीं जाता एम्बेसी के अंदर जाके। तो इसलिए आपने प्रैक्टिस लाजमी करके जाना है।